बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, आज 3 से 4 बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। पहली ख़बर ये होगी कि हामिद मीर उन्होंने लाइन ली है जो हम मुसलसल ले रहे थे। आखिरकार वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं और उनका अहम तरीन बयानिया जो है उसे बर्बाद करने में कोई कसर हामिद मीर साहब ने नहीं छोड़ी और वो मैं बताऊंगा कैसे उन्होंने किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशखबरियां हैं और पाकिस्तान में गाड़ियां कैसे सस्ती होने वाली हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की, इस बारे में बताऊंगा। फिर 3 अहम तरीन कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट हैं वो लगाने जा रही हैं। इसके अलावा PIA की रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा हो रही है, जैसे स्टील मिल्स के हवाले से हुई है, तो उस हवाले से बड़ी अहम तरीन खुशखबरी हैं, बड़ी ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो इस वक्त एटम बम बन चुकी हैं अपनी ही जमात के लिए, वो एटम बम कैसे फट पड़ा है। अभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें संभाल के रखा हुआ एटम बम को। तो नानी 420 के झूठ हमेशा की तरह बहुत जल्द बेनकाब हो जाते हैं और अब भी ऐसे ही हुआ है कि नानी 420 कैसे एटम बम बनकर अपनी पार्टी के ऊपर फट पड़ी हैं और अब तो उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर अपने वालिद की जो सबसे बड़ी जो उनकी सपोर्टर हैं उसको ही उन्होंने उड़ा के रख दिया है। ये सब जो बातें हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ में एक आर्मी चीफ का बयान अहम तरीन, वो जो मैं कहता हूँ ना कि लाइंस के दरमियान चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो वो एक बयान आया है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले शुरू कर लेते हैं जनाब हामिद मीर साहब। आपको पता है कि ये मुसलसल PDM के जो भी जलसे जलूस हुए हैं उनको ये छोटी सी जलसी को बड़ा जलसा करने में इनका कोई सानी नहीं रखता। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि PDM के बयानियों को ज़िंदा रखा जाए, लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि झूठ को शिकस्त होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हामिद मीर भी अपनी लाइन पर आ चुके हैं और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि अपोजिशन का जो बयानिया वो बनाकर चल रहे हैं वो बर्बाद हो चुका है। नाज़रीन, कैसे उन्होंने कैपिटल टॉक में ये बात की है कि जनाब आप कहते हैं कि इस वक्त जो डायलॉग नेशनल डायलॉग होने हैं वो होने हैं फ़ौज और अदलिया से, इमरान खान साहब से बात नहीं करनी। और हम शुरू दिन से ये बात कह रहे थे कि अगर आपने डायलॉग करने हैं तो आपको इमरान खान साहब को बीच में रखना पड़ेगा। अगर आप इमरान खान साहब को दरमियान में नहीं लाएंगे तो ये डायलॉग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ये आप जो फ़ौज से भीख मांग रहे हैं ये दरअसल NRO ही है। ये नेशनल डायलॉग के नाम पर ये जो आप उनसे जो मदद मांग रहे हैं ये एक फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करने का जो है आप ज़रिया बन रहे हैं। और वही हामिद मीर ने जो उनका बयानिया बना हुआ था कि इमरान खान साहब से डायलॉग नहीं होने, एक नेशनल डायलॉग करना है, तो हामिद मीर ने कहा कि कौन सी ये आइन की शिक कहती है कि आप आर्मी और अदलिया से बैठकर डायलॉग करें जिसमें हुकूमत ना हो, जिसके ऊपर एहसन इकबाल आएँ बाएँ शाएँ करने लग गया। इस तरह से और लोग जो बैठे थे वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे क्योंकि इनके पास कोई आइनी रास्ता नहीं है। ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि आर्मी चीफ या जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है वो आके डायलॉग करे और उसमें इमरान खान मौजूद ना हो। तो हामिद मीर साहब एक एटम बम बनकर फिर अपोजिशन के बयाने पर जो है, क्योंकि ये सच बोलना पड़ेगा, ये सच ना बोलते तो हामिद मीर को पता था कि जनाब अवाम तो सोचती है, अवाम तो ये समझ रही है कि जैसे इमरान खान साहब ने पेशावर में बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन बात की थी कि जब मैं इनका एहतसाब करूंगा ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे, और आज वही सच साबित हो रहा है। तो यही हम कह रहे थे कि जनाब जब भी आपको डायलॉग करना पड़ेगा वो आपको इमरान खान की हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इमरान खान आपको कभी भी ना माफ़ करेगा, ना NRO देगा, ना ही आपके साथ डायलॉग होगा। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी कौन सी आइन की शिक है जिसके साथ अपोजिशन बैठ कर डायलॉग करना चाहती है, तो अब उनके पास जवाब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयानिया बन रहा था जो जिसके ऊपर जो है लोग कहते थे जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जिससे भी बात करें वो कि नेशनल डायलॉग करें, लेकिन जब कहते हैं किससे करें वो कहते हैं अदलिया और फ़ौज से करो। तो अब ये सुहेल वड़ैच साहब जो खाई कबीले के सरदार हैं वो सारा दिन यही बात करते रहते हैं, अदलिया बीच में आ जाए, फ़ौज आ जाए, डायलॉग हो। तो अब यानी कि एक बात करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब के पास जाके झुकना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब डायलॉग करें फिर हम तैयार हैं, उसके बाद कोई चारा नहीं है। अब आ जाते हैं मरियम नवाज़ के एटम बम पर। आपको पता है कि वो वैसे भी एक एटम बम बन चुकी हैं और नकारा थी, लेकिन एटम बम अब चल गया है। अब पाकिस्तान में एक इसराइली को जो एक ख़बर थी उसको बड़ा उछाला जा रहा है। नाज़रीन,
वो क्या उछाला जा रहा है कि जी मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट जो है वो कर दिया और उसमें एक बंदा जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी गए हैं। इस तरह से मतलब है कि बात गोल मोल करके लेकिन बात जा रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब पर और जो है जुल्फ़ी बुखारी पर। अब जनाब क्या हुआ कि मरीम नवाज़ ने उसका इंटरव्यू जो है वो ट्वीट कर दिया और उसमें वो शख्स वही कह रहा है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में भी लोग जो है इसराइल को तस्लीम करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। जब मरीम नवाज़ को ये पता चला कि यहाँ ये तो मेरे वालिद के ख़िलाफ़ ट्वीट हो गई है, उसने फ़ौरन वो डिलीट कर दी। उसके बाद एक रिएक्शन आया और ये वो एक सियासी एजेंडा है जिसमें तमाम जो है सियासी जमातें इसमें शरीक हो चुकी हैं और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गलत जो इसराइल का एक प्रोपेगेंडा था उसको आगे प्रमोट करने में मरीम नवाज़ जो है वो आगे थी। मरीम नवाज़ आपको पता है कि वो कोई ऐसी खबर नहीं छोड़ती जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हो, हालांकि ये खुद इसराइली एजेंट हैं, ये खुद झूठे मुनाफिक लोग हैं। और जैसे मरीम नवाज़ ने लाहौर का जलसा नाकाम किया, फिर उसके बाद जो है इसकी जो शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात थी उसके बाद मरीम नवाज़ को झटका लगा। इसके बाद पार्टी के रहनुमाओं के इजलास में जब मरीम नवाज़ फट पड़ी बोली वहाँ पे उनको झटका लगा। फिर पता चला कि 2-3 बंदे जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं। तो मरीम नवाज़ जो है वो एक कहते हैं ना कि सियासी खुदकुशी ना कर लें, वो तो कर चुकी हैं और अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, समझ नहीं आ रही उनको क्या किया जाए। और जब इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो फिर इस तरह से उससे गलतियाँ होती हैं और वो जो झूठ बोलती है वो झूठ सामने आ जाता है। यही वो बंदी है, देखें जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाने चली थी उसके ऊपर ख़ुद इल्ज़ाम लगा, उसे ट्वीट डिलीट करना पड़ा और अब वो माफ़ी तो खैर नहीं मांगेगी, लेकिन इससे ये पता चल गया है कि जो इजरायली लॉबी है वो कितनी मुतहरक है और इन लोगों को इस्तेमाल करती है और ये लोग उनका एजेंडा आगे फैलाने में होते हैं। सब लोग वही ट्वीट कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ये बात झुटलाई जा चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शख्स नहीं गया। जिस डेटों का जिक्र किया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी OIC के इजलास में शरीक थे, जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में मौजूद था, कोई बंदा नहीं गया, लेकिन एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और आज ट्विटर पर उसके ऊपर भरमार है और लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत भी नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं उनके आलाकार बने हुए हैं। यही मरीम नवाज़, उसका टोला, इसके साफ़ी सारी सवालात खड़े कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि मेरा ईमान ये है कि मैं इजराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करूँगा, ये कायद-ए-आज़म का फरमान है और हम उसके मुताबिक चलेंगे और नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते इजराइल को पाकिस्तान इमरान खान के होते हुए, तो नामुमकिन है कि वो इजराइल को जो है तस्लीम कर सके। अब आ जाते हैं आगे कि देखें जो आप पहले हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है इस वक्त, जो पूरी आलम इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है सऊदी अरब के आप अगर चेक करें उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें और अब उनका रिकॉर्ड चेक कर लें तो इनसे बड़े मुनाफिक, इनसे बड़े जो है, अब मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने मुस्लिम उम्मा की जो है कमर में छुरा घोंपा हुआ है, ये दलाली कर रहे हैं, ये सारे हकीकत है, ये पैसों की खातिर लेटे हुए हैं, ये मगरब के आगे लेटे हुए हैं। अब उसने पाकिस्तान से दूसरी किस्त मांगी हुई थी, मुंह पे मारी है पाकिस्तान ने, चाइना से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी $1 अरब की इन सऊदियों की पिट्ठुओं की, अमरीकी पिट्ठुओं की इनके मुंह पे मारी है। तीसरी किस्त हम अगली जनवरी में दे देंगे और ये जो है खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए इजराइल को तस्लीम करने के लिए, वो इंशाल्लाह दबाव नाकाम होगा। चीन पाकिस्तान के साथ आ गया, उसने पैसे दिए और पाकिस्तान ने मुँह पर मार दिए हैं। इन सऊदियों के ये ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम कौम, अपने अपने मुफाद की खातिर अपने सब कुछ बेचने वाले ये दलाल जो हैं अब किसी काम के नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जब उभरेगा उनको बताएगा कि क्या उम्मत मुस्लिमा का लीडर होता है और क्या जो है मुस्लिम की ताकत होती है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों की ताकत को ज़ायल कर दिया है, सिर्फ अगयार के हक़ों खेल रहे हैं, अपने आप को गिरा दिया है। अब जनाब 2 खबरें होगी। तीसरी खबर जनाब पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती होने की। तो फवाद चौधरी साहब जो आपको पता है कि जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने की जो है सजेशन दी थी और वो कामयाब हुई, ये उनकी हिकमत अमली थी। उन्होंने एक अपना बताया कि यार ये पहले करा सकते हैं, तो उनका क्रेडिट जाता है। साथ में उनका ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में जो है, ये नाज़रीन गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की ECC ने मंजूरी दे दी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो अब यहाँ पर बनेंगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है और वो तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एक तो सस्ती आएंगी, दूसरी पेट्रोल की खपत कम होगी, माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी और ये जो बड़ी अजादारा कंपनी है यहाँ पे मौजूद हैं,
इनको भी एक जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे प्राइस जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और पाकिस्तान में 2030 तक जो हदफ रखा गया है वो 10 से 15 लाख व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में लेके आनी है। मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बनेंगे, रिक्शा इलेक्ट्रिक बनेंगे, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बनेंगी। और साथ में ही जो नाज़रीन इसमें अहम तरीन नुकता है, बाहर से जो इंपोर्ट की जाएंगी पाकिस्तान में लेकर आई जाएंगी जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल कम कर दी जाएगी। उनकी पुर्जात की मंगवाने पर भी ड्यूटी कम कर दी जाएगी। पाकिस्तान में जो प्लांट लगाएगा उसके ऊपर टैक्स कम उन्हें देना पड़ेगा। यानी कि उनको ऑफरें ही ऑफरें हैं, आएँ बस वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं और पाकिस्तानी को दें। साथ में ही 3 बड़ी मोबाइल्स कंपनी हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने जा रही हैं, उसकी भी मंजूरी दे दी है। तो मोबाइल्स की कीमतें भी कम होंगी और जनाब गाड़ियों की कीमतें, जो गरीब जो लोग हैं बेचारे वो गाड़ी ले सकते थे, अब उनके लिए भी किस्मत के दरवाजे उनके खुलने वाले हैं और वो भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी का मज़ा लेंगे। अपनी उनकी सवारी होगी, फैमिली को लेके आना जाना, उनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, माएँ होती हैं, फैमिली होती है, तो रिक्शे टैक्सी वगैरह यहाँ पे वो ज़ाहिर बात है कि वो इतना, एक तो पैसे लगते हैं किराए के, फिर खजल खुआरी अलग है। बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बहुत ज़बरदस्त। तेल की बजाय बिजली पे गाड़ियाँ चलेंगी, उसके लिए बड़ा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। कहाँ कहाँ पे जो है चार्जिंग जो पॉइंट्स लगाने हैं, घर में कैसे चार्जिंग की जा सकती है, तो बड़ा एक फ़ायदेमंद एक चीज़ है। अब जनाब चलते हैं PIA मुलाजमीन के हवाले से। जैसे स्टील मिल में 1300 बंदों की, 13,000 बंदों की गुंजाइश थी, 30,000 बंदा भर्ती कर दिया गया। खुदा का वास्ता जनाब, इन्होंने मुल्क के साथ लुट मचाई हुई थी, काम करती नहीं थी, फैक्ट्री बंद पड़ी थी 2008 से, 2012 से, 13 से लोग पैसे लिए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। अब PIA का भी यही काम किया है। तो हुकूमत ने एक पॉलिसी लाई है जिसका मैं बता देता हूँ कि रज़ा कराना अलहदगी स्कीम, जिसमें लाजमी रिटायरमेंट स्कीम जो है शामिल की गई है कि आपने जो है कारकर्दगी की बुनियाद पर देखने हैं कौन कौन से मुलाजमीन जो है वो रिटायर जिन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनकी कारकर्दगी देख के जो मुलाजमीन भरे हुए हैं इसमें जनाब के आपके PIA में, उन सबको कम कर दिया जाएगा। जो मुल्क के ऊपर बोझ हैं, ऐसी सियासी भर्तियाँ की हुई हैं जिसको कुछ काम नहीं आता, PIA में भर्ती कर दो, ओ जो मज़े लगे हुए हैं, वो जनाब जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं और साथ में स्मगलिंग कर रहे हैं, साथ में जो है मंशियात लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाबे लगाए हुए हैं, मुफ्त में कौमी ख़जाने पे बोझ बने हुए हैं। इन सब को इमरान खान साहब जैसे कहा था कि माफिया को मैंने लगाम डालनी है, इन सब को जो है पता काटा जाएगा। और आखिरी ख़बर, फ़ौज का क्या पैगाम है? फ़ौज का एक ही पैगाम है कि हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बयान दिया है और ये गुजरांवाला में जनाब वो मौजूद थे और वहाँ पे फील्ड मशकों का मुआयना कर रहे थे। आपको पता है कि तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक फ़ौज बिल्कुल खड़ी है। ये सारे जितने मर्जी बयानात देते रहें, ISPR को मुलविस करते रहें, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहें, फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते रहें, लेकिन फ़ौज ने एक बात कही है सिंपल, हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है और इसमें कोई शक नहीं है। MI6 हो, CIA हो, मोसाद हो, रा हो, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुहाज संभाली बैठी हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज अलर्ट है। और उसका हमने अमली मुजाहरा 27 फरवरी को देखा था, जो एक इज़राइली पायलट भी गिराया था और इज़राइली जहाज़ भी गिराया था और इधर MiG-20 भी गिराया था। तो पाकिस्तान का देखा दुनिया ने कैसे दिफा किया। जब हम दिफा करना जानते हैं तो लड़ना भी जानते हैं हर तरह से। इसलिए पाक फ़ौज की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, पाक फ़ौज पे शक नहीं किया जा सकता, उनकी ताकत पे शक नहीं किया जा सकता और इमरान खान बाजवा दोस्ती पर भी शक नहीं किया जा सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।